आज की चर्चा में आज हम बात करेंगे शिक्षण क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को लेकर दिए जा रहे जोर के बारे में। केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा, खासतौर पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में इसके इस्तेमाल को बढ़ाने का फैसला लिया है, जो अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। इसके लिए कुछ आईआईटी और एनआईटी का चयन भी किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का फैसला पिछले महीने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था। सरकार ने इस फैसले को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उठाया गया कदम बताया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा देने के तरीके के रूप में बढ़ावा मिलेगा। तो आज के शो में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष प्रकाश, जो कि सीनियर एसोसिएट हैं नीति आयोग में, और प्रोफेसर एसी हसनैन, जो प्रोफेसर हैं आईआईटी दिल्ली में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रोफेसर, आपसे शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। तकनीकी शिक्षा, विशेष रूप से इंजीनियरिंग की शिक्षा मातृभाषा में देने का निर्णय कितना लाभकारी आपके विचार में है? ये देखिए, ये बहुत ही लाभकारी है। इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ समस्याएं आ सकती हैं, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, उसका अध्ययन करके उसका जो सुझाव निकालना होगा। अदरवाइज ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे प्रधानमंत्री का जो नीति है कि शिक्षा सबको मिले, ये उसी नीति के अंतर्गत है जो हमारी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनी है, उसमें भी क्षेत्रीय भाषाओं को, मातृभाषाओं को उसमें भी काफी दिया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है कि उसमें भी पढ़ाई लिखाई का काम शुरू होना चाहिए। इस संदर्भ में ये जो निर्णय लिया गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो पढ़ाई होगी, शुरुआत में चंद कॉलेजेस को होगा, सभी में नहीं होगी, इसलिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन इसमें कई चीज सावधानियां हमें बरतनी होगी, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या संकट आ सकता है। पीयूष प्रकाश जी, आपकी क्या राय है? इसको किस मकसद से लाया गया है और ये किसके लिए खासकर लाभकारी होगा, और क्या इस पर भी कोई फैसला किया गया है कि किन भाषाओं में ये इससे शुरुआत की जाएगी? जी, मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को। ये जो डिसीजन या ये जो निर्णय लिया गया है, इसके पीछे हमें दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो अनुसंधान और जो रिसर्च स्टडीज है वो क्या कहती हैं, एंड सेकेंडली इस पे आप अपनी रीजनल भाषा में जब बात करते हैं तो आपके मानस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उस नज़रिए से भी इसे देखना होगा। अगर मैं सिर्फ अभी शुरुआती तौर पे सिर्फ वो एक रिसर्च स्टडी की बात करूं, तो हाल ही में 2017 में कैम्ब्रिज ने एक रिसर्च स्टडी किया जो कि सदर्न इंडियन स्टेट्स में किया गया, दक्षिणी भारत में। तो वहाँ पे देखा गया कि जो हमारे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे जो वहाँ के मूल निवासी थे वो कोई और भाषा बोलते थे, उनकी रीजनल क्षेत्रीय भाषा थी, लेकिन उनकी जो पढ़ाई लिखाई हो रही थी वो किसी और भाषा में हो रही थी। तो उसके प्रभाव से या दुष्प्रभाव यह रहा कि उसमें करीबन जो लिटरेसी रेट है, हमारी साक्षरता दर है, उन जिलों में 18% कम रही। साथ ही जो उन जिलों में हमारे हायर एजुकेशन की ग्रेजुएशन की दर थी वो 20% कम रही। तो आप इससे ये आंकलन लगा सकते हैं कि अपनी खुद की मातृभाषा में शिक्षा न होने के कारण कैसे आपके लाइफ के आगे जो सक्सेस होने की सीढ़ियां हैं वो आपसे दूर हट जाती हैं। तो इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि बहुत ही उल्लेखनीय कदम है जो भारत सरकार ने उठाया है, और माननीय प्रधानमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री को हमें धन्यवाद करना चाहिए, ताकि उन्होंने सभी के लिए, जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसकी तरफ एक बहुत ही सशक्त कदम उठाया है। तो पीयूष प्रकाश जी, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ एनआईटी और आईआईटीज का इसके लिए चयन किया गया है, पर क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि आगे आने वाले और भी शैक्षणिक संस्थानों में केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि और भी शैक्षणिक संस्थानों में मातृभाषा पर जोर हो? इस पर कोई कार्यक्रम, अगर इस पर कोई जोर दिया जा रहा हो? जी, तो अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखेंगे तो उसमें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से विवरण किया गया है कि कैसे मातृभाषा को डिफरेंट तरीके के कोर्सेज और पाठ्यक्रमों में यूज़ किया जाए, ताकि उसके माध्यम से जो भी मैंने बात कही, लोगों को ईजिली शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हम अचीव करना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो आपने जैसे कहा कि कुछ आईआईटीज़ और एनआईटीज़, स्पेशली बिहार में जब माननीय प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने ये घोषणा की कि हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा अनुमान है कि वहाँ के रीजनल भाषा में पहले स्टार्ट होगा
और उसके सक्सेस पे उससे जो डेटा और एविडेंस निकलेगा कि क्या उसमें अच्छी चीज़ें हुई, थोड़ी बहुत क्या कमियां रह गई, उसे दूर करते हुए हम कैसे दूसरे प्रोग्राम्स की तरफ ले जाएंगे। जी। तो ये आगे का रास्ता कुछ ऐसा मुझे नज़र आता है। ठीक है प्रोफेसर, देखिए आप दोनों की एक ही राय है, इस प्रयोग से छात्रों को सुविधा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर हम ये भी देखें तो आईआईटी जैसे संस्थानों के स्तर पर लागू करना कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए काफी बड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन ये जो निर्णय लिया है सरकार ने कि शुरुआत हम आईआईटी और एनआईटी से करेंगे, ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है। उसका कारण ये है कि आईआईटी के नाम पर जो भी बच्चे बाहर आएंगे ना, उनको उनका उनका जो मार्केट वैल्यू होगा वो बरकरार रहेगा। अगर किसी दूसरे छोटे संस्थान में, किसी दूसरे रीजनल कॉलेज से या किसी और इससे अगर आप ये द्विभाषीय या मातृभाषा या रीजनल भाषा में आप जो शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, तो एक तरह का डिवाइड पैदा हो जाएगा। लोग कहेंगे ये तो सेकंड क्लास से इंजीनियर्स हैं, लेकिन ये बच्चे जब आईआईटी से आएंगे तो ये डिवाइड बैलेंसिंग एक्ट का काम करेगा। तो ये तो मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे निशंक जी को कि उन्होंने ये चयन किया है कि पहला जो हम लेंगे वो आईआईटी और एनआईटी से लेंगे जी। दूसरी बात ये है कि ये भी बहुत जरूरी है कि हम जो सोच रहे हैं कि हम रीजनल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में काम करेंगे। क्योंकि आईआईटी में होगा तो आईआईटी पता नहीं कौन से आईआईटी का चयन हुआ है, लेकिन आईआईटी तो गिने चुने आईआईटी हैं। टॉप आईआईटी का अगर चयन हुआ, जैसे मैं आईआईटी दिल्ली में हूँ, तो आईआईटी दिल्ली का चयन होगा तो वहाँ जो भाषा है वो हिंदी होगी, कोई दूसरी भाषा नहीं। ये बहुत अच्छा विकल्प होगा। उसके लिए बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी है। अगर कंप्लीटली हम क्षेत्रीय भाषा में चले जाएंगे तो उसमें बहुत कठिनाई आएगी। सबसे बड़ी कठिनाई आएगी कि आपका सिलेबस कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको, वो नहीं है हमारे पास। दूसरी कठिनाई आएगी कि लोग पढ़ के जब जाएंगे तो जब हम अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एम्प्लॉयर्स के सामने, तो उनका भविष्य क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि एक बाइलिंगुअल मोड में हम शुरू करें, न कि पूर्णतः हम क्षेत्रीय भाषा में चले जाएं जी। तो ये निर्णय बहुत ही अच्छा उचित कदम उठाया हमारे निशांक जी ने। जी पीयूष प्रकाश जी, बाइलिंगुअल का जो ये सजेशन है ये खास तौर पर काफ़ी बेहतर इसलिए है क्योंकि जब हम एक भाषा में ही रखेंगे तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। जब सरकार इस फैसले की ओर तैयारी कर रही थी, जाहिर तौर पर एक्सपर्ट्स ने कई तरह के चैलेंजेस सामने प्रस्तुत किए होंगे, कई तरह की चुनौतियों के बारे में बताया होगा। तो किस तरह की चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने रखी गई और उनको टैक्टफुली डील करने के लिए, जिससे स्टूडेंट्स उसका बेहतर फायदा उठा सके और चुनौतियां ज़्यादा ना हो, उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? जी, जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जो हमारे शिक्षा होगी, जो ट्रांजेक्शन होंगे क्लासरूम्स के, अगर वो हम उसे सिर्फ और सिर्फ रीजनल भाषाओं में रखें, तो यही सेम चिंता बाकी एक्सपर्ट्स ने भी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही थी तो व्यक्त की थी। तो इसके संदर्भ में हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक कि जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड के सिलेबसेस होते हैं, उसमें हमारे एक टेक्निकल इंग्लिश करके एक कोर्स जो होता है जो कि फर्स्ट ईयर में दिया जाता है। साथ ही आप देखेंगे एआईसीटी ने बहुत पहले ही ये कदम उठाया है कि जैसे ही बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्री ले रहे हैं तभी उन्हें एक लंबा सा इंडक्शन पीरियड भी दिया जा रहा है, जिसमें उनके बहुत सारे अंग्रेजी भाषा के ऊपर उनकी पकड़ मजबूत करने के लिए भी उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और कुछ तो प्रोग्राम ऐसे भी हैं जैसे टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है, जहाँ पे वो भी एक तरीके से आप कह लें कि मॉडल कॉलेजेस में चलाया जा रहा है। अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो बाकी जगह भी रेप्लिकेट हो सकता है। तो उनमें स्पेशली बच्चों के एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, उनके लैंग्वेज के ऊपर, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो इस प्रकार के जो पहले से एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको नज़र में रखते हुए इस चीज़ों का प्रयोग किया गया है। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब से काफ़ी इत्तेफाक रखता हूँ कि जो हमने कंटेंट की बात कही कि जो मोस्टली हमारे टेक्स्ट बुक्स है वो लार्जली इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो क्या हम वो हाई क्वालिटी इंग्लिश कंटेंट अच्छे रूप से ट्रांसलेशन करके या किसी और तरीके से अडेप्टेशन करके रीजनल भाषाओं तक कैसे पहुंचा पाएंगे, वो एक चैलेंज रहेगा। जी, बिल्कुल। तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी एक बॉडी का गठन करने की बात की गई है जो कि ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन पे काम करेगी। तो उसकी भी परिकल्पना की गई है। और आप हाल ही में देखेंगे हमारा एक एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नीति आयोग और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, और मिलके इसमें कैसे हम क्या इम्प्लीमेंटेशन प्लान रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पे उतारने की, उस क्रम में हमारा कार्य चल रहा है। हम सब उस पर प्रगतिशील हैं
और होपफुली 2021-22 के एकेडमिक सेशन से अब कुछ नए चेंजेस ग्राउंड पे आना आप महसूस करेंगे। तो पीयूष प्रकाश जी, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में किस तरह के चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अगले ही एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं और हमारे पास समय बहुत कम है। खास तौर पर अगर हम देखेंगे, हम कोरोना महामारी से अभी जूझ रहे हैं, वो एक अपना बहुत बड़ा चैलेंज है जो खास करके एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा जिसने इम्पैक्ट किया है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी? जिस आपने मेंशन किया, बुक्स हैं, रिसर्च है, और किस तरह के बदलाव की ज़रूरत आने वाले दिनों में हमें पड़ेगी? जी, पहले तो हमें जो हमारे प्रोफेसर्स या जो मैंने जो कंटेंट और बुक्स की बातें की, वो सबसे मोस्ट टॉप प्रायोरिटी की एक चीज़ होगी जिस पे एक मिशन मोड मैनर में हमें काम करना होगा। तो पैरेलली एक आपकी बॉडी, एक जो कमिटी होगी जो इस पे काम कर रही होगी, क्योंकि अगर आपके पास पुस्तकें नहीं हैं तो आप पढ़ेंगे कैसे? अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुई है। IIT मद्रास पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है देश में जो कि ऑनलाइन BSc प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस का कोर्स स्टार्ट कर चुका है, और ये इस साल ही स्टार्ट हुआ है। तो हमें उस दिशा में जाने की ज़रूरत है, चाहे वो पैंडेमिक हो ना हो, शिक्षा चलती रहनी चाहिए। बट फिर से मैं वापस वो किताब की तरफ आऊँगा और वो कंटेंट की तरफ आऊँगा जो कि रीजनल भाषाओं में कैसे आप बाकी राज्यों, जो अलग अलग राज्य हमारे यहाँ बहुत ही डाइवर्सिटी है, उन तक कैसे पहुँचा पाएंगे। तो ये एक फेज मैनर में होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा राज्यों में बोली जाती है, तो शायद पहले उससे स्टार्ट हो ताकि एक बार ही आपके रिसोर्सेज लगने से आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। फिर ग्रेजुअली जब ये काम पैरेलली चल रहा है, पीछे में दूसरे राज्य भी AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के परस्पर सहयोग से इसके ऊपर अपने कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की रणनीति हमें अपनानी होगी, जिससे हम एक समय सीमा के तहत जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको अचीव कर पाए। जी, तो ऑनलाइन एजुकेशन आपने कहा, जिसके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए, पर उसके अपने भी चैलेंजेस हैं, उस पर आऊंगे आपके पास थोड़ी देर में। बट प्रोफेसर साहब, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्रायः हम देखते हैं कि तकनीकी शिक्षा के बाद जो विद्यार्थी हैं वो MNCs में जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स वहीं होती हैं, और वो खास तौर पर शहरों में, बड़े शहरों में कहीं, या विदेश तक भी चले जाते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा में अगर उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, और अगर हम उसको बाइलिंगुअल सिस्टम में उतना ज़्यादा अभी एनकरेज ना कर पाएं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी उन लोगों के लिए अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करना, या वहाँ पर अपने आप को प्रूव करना। काबिलियत होने के बावजूद भाषा एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है। बहुत उचित प्रश्न आपने किया है, बहुत ही सही प्रश्न किया है। इसमें हमारे लिए सबसे अहम बात जो ये है कि हम लोग एक ग्रेजुअल रूप से परिवर्तन लाएं। अगर कल ही से शुरू कर दें बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में, तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो जाएगी, इन बच्चों का क्या होगा? इनको कौन लेगा अपने यहाँ नौकरी करने? इनको अंग्रेजी बोलने नहीं आएगी, इनको इंजीनियरिंग की भाषा जो जिसमें वो बोलेंगे वो भाषा में इनके सुपरवाइजर तो सीनियर्स नहीं समझेंगे। इसलिए हमको उदाहरण लेना चाहिए चाइना से। चाइना ने ये बहुत पहले कर रखा है, लेकिन चाइना में भारत की तरह से इतनी ज्यादा विभिन्न भाषाएं नहीं है, वहाँ भाषाएं बड़ी सीमित रूप में हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनकी लोकल इंडस्ट्रीज है, जो लोकल मल्टीनेशनल्स हैं, सभी लोग अंग्रेजी में नहीं लोकल भाषा में बोलते हैं। तो इसलिए उनकी खपत जो बच्चे निकल के आते हैं आसानी से हो जाती है। कुछ बच्चे विदेश चले जाते हैं तो उसके लिए उनको अलग से इंग्लिश में कोचिंग होती है। तो ये मेरा मानना है कि इसको पूर्णतः सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है, अनिवार्य है कि हम ग्रेजुअली इसमें परिवर्तन लाएं। अगर हम जल्दी करके अगले साल से पूरे क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू कर देंगे तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा ये सफल नहीं होगा, और सफल भी नहीं होगा। और प्लस हम एक नए तरह के बच्चों को की शिक्षा करेंगे जिनका भविष्य पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये लोग? ये तो बहुत अच्छा कदम दिया हम लोगों ने कि हम शुरुआत कर रहे हैं IIT से। पर क्या प्रोफेसर साहब, इससे क्या बच्चों पर एक एडिशनल बर्डन भी नहीं आ जाएगा? अभी जैसे मोड ऑफ एजुकेशन एक भाषा में है, तो आप विद्यार्थियों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक भाषा में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जब आप बाइलिंगुअल सिस्टम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक एडिशनल बर्डन भी बच्चों के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन वो बर्डन इतना नहीं होगा कि जिससे बच्चे घबरा जाएंगे। उदाहरण, आप अगर IIT दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, IIT दिल्ली में ज्यादातर लोग पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, लेकिन जो वहाँ की भाषा होती है, लोग बोलते हैं, आप कैफेटेरिया में चले जाइए, इस तो लोग टूटी फूटी इंग्लिश, अगर इंग्लिश भाषी नहीं है, या अपने हिंदी में बोलते हैं।
तो इससे बायलिंगुअल से हमारा तात्पर्य है कि ये वो लोग हों जो अंग्रेजी भी करें और हिंदी भी करें, क्योंकि सच्चाई है कि आज के डेट में उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषा मूलतः रूप से हिंदी है। तो उसमें बायलिंगुअल आप हिंदी से शुरू करें, ताकि ये बच्चे अंग्रेजी भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं तो उनको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो तो और इसमें मैं ये भी आना चाहूंगा जो नया ट्रांसलेट करने की बात है, ये जो आप संस्थान बना रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस संस्थान को इसका समाधान करना कम से कम 3-4 साल लेके चलिए। आज के डेट में मैं जो भी काम करना चाहता हूं, अगर मैं उसको चाहता हूं कि अभी फौरन मुझे ये तेलुगु भाषा में मिल जाए, या अभी ये मुझे उर्दू में मिल जाए, हिंदी में मिल जाए, फौरन आपका आईफोन, आपका फोन, स्मार्टफोन दे देता है। इसका उपयोग करना चाहिए, और उसमें भी जो तकनीकी शब्द हैं वो तकनीकी शब्द अंग्रेजी में ही रहने दें। हम देखिए, हमारे समाज में आप रेलगाड़ी कहते हैं, रेल तो अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी भी है ना। तो ये इसी तरह से हम लोग को परिवर्तन लाना होगा, धीरे से परिवर्तन लाना होगा, ताकि बोझ भी नहीं पड़े बच्चों पर, और बच्चों के जो फ्यूचर का सवाल है, वो समस्या है, वो भी समस्या नहीं खड़ी हो। प्रोफेसर साहब, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है जो आप दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसको और बेहतर करने के लिए किया जा सकता है, पर क्या वही टेक्नोलॉजी एक और अनदेखा डिवाइड क्रिएट कर सकती है? IIT में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ऐसे वर्ग से हैं जिनका एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइड कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगा। तो क्या संस्थाओं को ऐसे में आगे बढ़कर उनकी मदद करनी पड़ेगी? सरकार का इसमें क्या रोल होगा? इस पर मैं पीयूष प्रकाश जी से बात करूँगी। जी, जैसा कि अब मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी फिलहाल पिछले कुछ वर्षों में AICTE ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जिनमें से एक इंडक्शन प्रोग्राम, जिसमें आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स पे काम होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक, आप कह सकते हैं फाउंडेशनल स्किल्स दे रहे हैं उन्हें हम। उसमें एक स्किल्स आपको मैंने बताया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज भी है, साथ ही आपके कंप्यूटर स्किल्स पे भी, डिजिटल स्किल्स पे भी काम होता है। और IITs NITs क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर रीजनल कॉलेजेस, तो आप वहाँ देखेंगे कि हर एक संस्थानों में जैसे ही बच्चा जो भी हमारे छात्र हैं वो अगर पहुँचते हैं कॉलेजेस, तो पहले क्या होता था कि उनको सीधा ही जो उनके टेक्निकल कोर्सेज है उनकी तरफ उसको प्रोत्साहित किया जाता था उसमें जाने के लिए। बट अभी जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो ग्रेजुअली फेज मैनर में उनको अंग्रेजी की शिक्षा, तकनीकी अंग्रेजी की शिक्षा, कम्युनिकेशन की शिक्षा, ये मैंडेटरी है। उनको ये सपोर्ट सिस्टम पहले 1 साल दिया जाता है, और उसमें भी जो बच्चे काफ़ी पीछे हैं उन्हें डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ तकनीकी इंग्लिश शिक्षा के साथ साथ उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन, इन सब सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ IISIT ने पहले ही आरंभ कर रखी है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और क्योंकि ये हम IIT और NIT से शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे प्रोफेसर ने बनाया कि उनमें बच्चे जो आ रहे हैं वो पहले थोड़े जो सो कॉल्ड एकेडमिकली थोड़े स्ट्रांग हैं, वैसे बच्चे पहुंच रहे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो उस प्रकार से सक्सेसफुल होने के काफ़ी चांसेस हैं। और जो हमने बात की कि अगले साल ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब ये अगले साल ही प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं, मैंने इसकी तैयारी की बात की कि आपको अगले साल तक इसके बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो उस संदर्भ में कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे जो आपको कुछ 1 साल के अंदर में दिखेगा। बट अल्टीमेटली जो प्रोफेसर ने बोला है उससे पूरे अग्री करता हूँ कि जो किसी भी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करने के लिए, उन तकनीकी शब्दों को लेने के लिए कुछ समय लगता है। बट एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे हिंदी में बहुत सारे अच्छे पुस्तकों का ट्रांसलेशन हुआ रखा है। तो हमें जो हमारा बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ करते हुए आगे होना होगा। तो इस IITs के अंदर जब बच्चे आ जाते हैं तो वहाँ मैं डिजिटल डिवाइड नहीं देखता हूँ, बट हाँ, जो कोविड का समय है उसमें डिजिटल डिवाइड बेशक एग्जिस्ट करता है और उसे फिल करने की जरूरत है। आपकी प्रतिक्रिया प्रोफेसर इस पर? बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित बात है जो बता रहे हैं। अभी हमें डिजिटल डिवाइड की IIT जैसे संस्थान में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि IIT में जो बच्चे आते हैं वो आर्थिक रूप से अगर पूरी तरह से स्वतंत्र ना भी होते हैं तो उनको बैंक से या दूसरे साधनों से सहायता दी जाती है और वो एक स्मार्टफोन रख सकते हैं और रखते हैं। मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ IIT में ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं सर जो स्कॉलरशिप पर आते हैं, तो क्या उनको संस्थान इसमें कुछ मदद करते हैं? जी, वो भी करती है, और साथ साथ हमारे यहाँ ऐसे भी प्रावधान है कि कोई भी बच्चा
किसी भी कारणवश किसी चीज नहीं कर पाता है, उस पर खूब तवज्जो दी जाती है कि उसको उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। तो ये आईआईटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो क्षेत्रीय संस्थान में की बात करेंगे वो कल करेंगे, परसों करेंगे, परसों से मतलब कल नहीं है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वहां ये समस्या आएगी। तो ये अगर हम ग्रेजुअली करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल उत्तेजित होकर के पता लगा 50 जगह शुरू कर दिया क्षेत्रीय भाषा में, उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। ये मंत्री जी ने और मोदी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि अभी शुरुआत हम चुने हुए संस्थान से करते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। ठीक है पीयूष प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे लूंगी। आपने अपने जवाब में कहा था कि अगर हम शुरुआत बिहार या यूपी जैसी जगह से करें जहां पर एक बड़ा वर्ग है, गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर भाषा की वजह से नहीं आ पाते, पर इन राज्यों में एक और बड़ी चुनौती ये है कि हर थोड़ी दूर पर आप जाएं तो भाषा अलग है। और ये चीज प्रोफेसर साहब ने भी अपने जवाब में ही पॉइंटेड आउट कि हमारी संस्कृति का एक स्तंभ है हमारी भाषाएं, बट वो जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में एक चुनौती भी साबित हो सकती है। जी, इसमें मैं अपना खुद का एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा। मैं खुद बिहार से हूँ और मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मगही बोलते हैं, यूपी में हैं जो अवधी बोलते हैं, लेकिन हम सारे लोग हिंदी समझ पाते हैं। और जितनी मैं बोलूँगा वाक्पटुता से या जितनी क्लैरिटी से हम हिंदी बोल पाते हैं, उतनी शायद अंग्रेजी ना बोल पाएँ। तो हम भी जब अपने कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के लिए जब पढ़ाई कर रहे थे तो काफ़ी दिक्कतें आती थी क्लासेस में इंटरेक्शन करने के लिए। तो आप जो वो एक डायलेक्ट की बात कर रही हैं, जो बोली होती है, वो उतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर आप देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी जो इंग्लिश भाषा है वो क्लास 6, 7, 8 से थोड़ी स्टार्ट होती है, जो कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें एक चेंज लाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप अपने प्राइमरी मदर टंग में बेसिक एजुकेशन करिए और इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज आपका यूज होगा। तो अगर इस प्रकार को अगर हम इसे पूरे एक इंटीग्रेटेड मैनर में देखें कि स्कूल एजुकेशन में अभी क्या रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं और वो कैसे जाके हायर एजुकेशन को इम्पैक्ट करेंगे, तो हम इस पूरे रिफॉर्म का जो एक कॉन्टेक्स्ट है, एक जो बड़ा विजन है, वो समझ पाएंगे। जी। तो मैं समझता हूँ कि जो बोलियां चेंज होती है उससे क्षेत्रीय भाषा जो हिंदी है इस एरिया की, उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि ये चुनौती विद्यार्थियों को इतनी बहुत ज्यादा नहीं झेलनी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो राष्ट्रीय एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति है 2020 की, इसमें सबसे अच्छी बात जो ये है कि हर एक चीज एक साथ आगे उभर के आ रही है, और वो बहुत जरूरी है। जहां जहां कमी होगी दूसरी चीज भी हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम क्षेत्रीय भाषा पर भी बात कर रहे हैं, हम अपने तकनीकी एजुकेशन पर भी बात कर रहे हैं, हम प्राथमिक एजुकेशन पर भी बात कर रहे हैं। तो ये पूरा जो कहते हैं ना, पूरा आपका फाउंडेशन को साथ लेकर ऊपर आ रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, ये नए एजुकेशन पॉलिसी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम सिर्फ एक ही चीज को लेकर आगे बढ़ जाएंगे तो उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। हम सब साथ लेके बढ़ रहे हैं, इसको सपोर्ट सिस्टम मिलने की संभावना और इस पॉलिसी को सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, एक रिफॉर्मेटिव पॉलिसी है, तो शुरुआती चुनौतियां तो जरूर होंगी, पर अगर सभी स्टेक होल्डर साथ मिलकर, और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि ग्रेजुअली अगर धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये जरूर सफल होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और इस विषय पर अपने विचार हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे